किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारा चैनल उन पेरेंट्स को कैटर करने को लेकर है जिनके बच्चे 0 से 18 साल के बीच के हैं। और आज बात एक बीमारी को लेकर, चांदीपुरा वायरस किस तरह का वायरस है, किन बच्चों पे असर डाल रहा है, किन राज्यों तक इसका विस्तार हुआ है, कितना जानलेवा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के पूर्व निदेशक डॉक्टर AC धारीवाल हैं, जिनका इन्फेक्शियस डिजीज़ में एक लंबा अनुभव है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये वायरस असर करता है और कितना घातक है, क्योंकि इस पे चर्चा का दौर शुरू हो गया है। गुजरात में ये वायरस रिपोर्ट हुआ है, राजस्थान से भी कुछ खबरें आ रही हैं। कितनी पुष्ट है, कितनी अपुष्ट है, उसको देखना पड़ेगा और किन राज्यों तक इसका विस्तार हो सकता है। तो ख़ास तौर पे उन माँ बाप को सचेत करने के मद्देनज़र ये खबर और ये बातचीत, जो हो सकता है कि उनके बच्चे में उस तरह के लक्षण अगर दिख रहे हों तो उसको नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर धारीवाल ये समझना चाहते हैं कि ये जो वायरस है, चांदीपुरा वायरस, कोविड वायरस आया चला गया, चांदीपुरा वायरस को लेकर आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? पहले तो विषय पर आने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। और जो किड क्रेजी आपने बताया कि जिस किडोक्रेसी कि जिस एज ग्रुप को कैटर कर रहा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है। और मैं ये जो बात आपने कही चांदीपुरा वायरस की और उसकी कोविड से जो तुलना आपने करने की एक कॉमन कहा जाए आम जनता की जानकारी के लिए, वो बात तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात मैं आउटराइटली क्लियर करना चाहूँगा कि जो कोविड-19 था वो एक नया वायरस था। और चांदीपुरा जो वायरस है जिसकी रिपोर्टिंग होती रहती है, ये वायरस बहुत पुराना वायरस है। और ये वायरस भारत में ही जो है वो शुरुआत में इसका डिटेक्शन हुआ। तो उस दृष्टि से ये चांदीपुरा वायरस जैसा नाम से विदित है कि चांदीपुरा एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में। वहाँ पहली बार जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, कि उनमें ये जो है वो डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और फिर फाइनली ये जो है वो वायरस निकला और उसका नाम उस गांव के नाम पर चांदीपुरा वायरस दिया गया। और इस वायरस में बच्चों में फीवर और फीवर के साथ में इस तरह के लक्षण जिसको कहा जाए ऑल्टर्ड सेंसोरियम, उसका मतलब होता है कि थोड़ी सी जो है वो मानसिक स्थिति, झटके आना, बुखार हो जाना और बेहोशी की जो है वो स्थिति हो जाना, इस तरह के केसेस। और छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि 10 साल के छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई गई थी। मतलब बुखार के बाद झटके वगैरह आते? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको एक आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस नाम की बीमारी काफ़ी लोग जो हैं वो जानते हैं, और ख़ास करके जो पूर्वांचल के क्षेत्रों में हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में हैं, वहाँ जापानीज एनकेफेलाइटिस बहुत कॉमन होती है। तो उनके लिए ये शब्द नया नहीं होगा, लेकिन बाकी देश के दूसरे हिस्सों में ये शब्द हो सकता है उनके लिए नया हो। तो ये जो शब्द की व्याख्या है वो है कि एनकेफेलाइटिस, एनकेफल जो होता है वो ब्रेन का एक साइंटिफिक नाम है। उसमें यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको एनकेफेलाइटिस बोलते हैं जी। तो ये जो चांदीपुरा वायरस है ये ब्रेन पर अफेक्ट करता है और एनकेफेलाइटिस के सिम्टम इसमें हो सकते हैं। एक तो ये बात जो है वो हुई। और ये बच्चों में इसलिए जो है वो देखा जाता है कि इसका जो वायरस है उसकी हर वायरस की अपनी एक लाइकिंग होती है। और ये एक एपिडेमियोलॉजी जो साइंस है हमारी पब्लिक हेल्थ वालों की, कि यदि कोई नया वायरस आता है तो वो सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होती नए वायरस के लिए, जैसा कोविड-19 में देखा हमने। कोविड-19 नया वायरस था, जैसे मैंने कहा, सभी एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व थे उसमें, और एडल्ट्स भी थे बहुत ज़्यादा, जो है वो सीनियर सिटीजन्स भी जो है वो थे, ऐसे लोग भी थे जिनको जो है वो बीमारी सीवियर फॉर्म में होती थी, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन होती थी।
डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन थी, कोई जो है वो दवाइयाँ चल रही हैं कैंसर वगैरह की, उनको ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशन हो रहे थे। धीरे धीरे जब जो है वो बीमारी इस्टेब्लिश हो जाती है तो नए बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। अच्छा, यही वजह कि 0 से 10 साल के बीच के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं विषय लाना चाहूँगा कि ये जो बाल्यकाल होता है, शुरू के जो कहा जाता है कि 4 महीने वाला जो समय होता है जिसमें बच्चा माँ के दूध पर निर्भर रहता है, वो इम्यूनिटी डेवलप करने वाला समय होता है। और इसलिए माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मैसेज आपका जो एज ग्रुप आप कैटर कर रहे हैं परिमल जी, उसमें ये विषय मुझे लगता है हमको बढ़ाना चाहिए। और इस पर जानकारी बहुत से आजकल माताएं ये जो है वो कि दूध पिलाने से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और जो मिल्क पाउडर वगैरह मार्केट में अवेलेबल है उस पर रिसॉर्ट कर जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो ब्रेस्ट फीडिंग यूजुअली ये जो है वो प्रोटेक्ट करती है बच्चे को, तो वो एक एज ग्रुप होती है। फिर धीरे धीरे बच्चा एक्सपोज होता है और उसको इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में बाल्यकाल में इम्यूनिटी कम होती है। नया इन्फेक्शन यदि जो है वो ऐसा वायरस सर्कुलेट हो रहा है, जैसे पोलियो की बात करें जी, या फॉर दैट मैटर डिफ्थीरिया की बात करें या पर्ट्यूसिस की बात करें, ये बच्चों की जो है वो बीमारियां हैं। आपके इस चैनल पर मेरा जो है वो रिक्वेस्ट ये होगा कि इस तरह की जितनी भी इनको हम एंडेमिक डिजीज़ेस कहते हैं कि ये जो है वो बीमारियां सर्वव्याप्त हैं और समय समय पर उभर करके आती हैं, और उनका वो निर्भर करता है ट्रांसमिशन पर। जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं, डेंगी है, चिकनगुनिया है, या मलेरिया है, ये जापानीज एन्केफेलाइटिस है, ये 12 महीने नहीं होती। खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ दोनों मौसमों का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा आती है। कुछ इलाके ऐसे हैं अपने देश में जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं, केरल वाला जो है वो बेल्ट है, तमिलनाडु वाला बेल्ट है, वहाँ आम तौर पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो वहाँ पूरे साल बीमारी चलती रहती है, ट्रांसमिशन उसका चलता रहता है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका इन बीमारियों का संबंध बारिश से होता है कि बारिश की वजह से पानी इकट्ठा होता है और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का एक ग्रुप होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ का एक ग्रुप होता है। ये जो चांदीपुरा वायरस है वो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। अच्छा, किससे कैसे होता है सर? और ये जो है वो एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब ये बेसिकली छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उसमें वायरस इसका रहता है। और जो वेक्टर हैं, वेक्टर का मतलब ऐसे कीट जो ब्लड सक करते हैं वो बीमारी फैलाते हैं। तो इसमें सैंड फ्लाई इसका एक वेक्टर है। सैंड फ्लाई का मतलब हुआ बालू मक्खी जी। जो बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो कालाजार के नाम से परिचित होंगे। कालाजार की जो बीमारी होती है वो सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होती है। और सैंड फ्लाई जहाँ काऊ डंग होता है वहाँ पर ब्रीड करना पसंद करती है। हर कीटाणु, हर कीट का अपना एक प्रेफरेंस होता है। जैसे मॉस्किटो जो है वो पानी में ब्रीड करता है जी, सैंड फ्लाई काऊ डंग में जो है वो ब्रीड करती है। जो माइट्स और ये होते हैं वो और दूसरे जो हैं वो जो गंदगी वाले या जो हैं वो ऐसा मटेरियल, जैसे आपने देखा होगा कि जो पेड़ वगैरह के जो है वो गल जाते हैं उसके ऊपर भी जो है वो इस तरह की चीज़ जो है वो माइट्स वगैरह हैं, टिक्स वगैरह हैं जो कैटल्स के शरीर पर रहते हैं जी। तो ये जो है वो, तो ये वाली जो बीमारी है ये एक तो सैंड फ्लाई और दूसरा मच्छर, चाहे वो एडीज वैरायटी का हो या जो है वो जो डेंगी करता है। एडीज का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि एडीज टाइगर मॉस्किटो कहलाता है। और ये समय है कि जिसमें माताओं को और परिवारजन को
ख़ास करके ध्यान रखना है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये जो एडीज मॉस्किटो है, टाइगर मॉस्किटो है, टाइगर नाम इसलिए पड़ा इसका कि इसकी जो वो होते हैं बॉडी होती है और उसके जो विंग्स होते हैं वो उन पर स्ट्रिप्स होती है काले रंग की, सफ़ेद रंग की। इसलिए वो मेरे जहन में भी आया था कि टाइगर क्यों नाम पड़ा। जी हाँ, तो टाइगर मॉस्किटो इसलिए जो है वो कहा जाता है। जी। इस टाइगर मॉस्किटो की विशेषता ये है कि ये दिन के समय काटता है। बाकी जो मलेरिया के मच्छर हैं जिनको एनोफ्लीज कहा जाता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर कहा जाता है, केवल फीमेल जो मॉस्किटोज़ होती हैं वही बाइट करती हैं। जो मेल होता है वो डोसाइल होता है जी। वो पशु जो अपने फूल पत्तियां होती हैं उनमें जो रस मिलता है उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी फीड वो है। लेकिन फीमेल मॉस्किटो को अपनी प्रजनन बढ़ाने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड वो आदमी से भी ले सकती है और वो जानवरों से भी ले सकती है। तो इसमें चांदीपुरा में समझ में जो दो चीज़ें आई सर, एक तो मच्छर से भी हो सकता है और दूसरा मक्खी से भी हो सकता है। सेंट फ्लाई, बालू मक्खी से भी हो सकता है। दो वजह हैं, दो इसके जो है वो। तो ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे हैं और जो किसी जगह पे रह रहे होंगे, उनको क्या सुझाव है खासतौर पे अगर चांदीपुरा वायरस को लेके हम अभी कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये जितने भी जो हैं वो रोग हैं, चांदीपुरा तो एक बीमारी का नाम हो गया जी, लेकिन मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो पब्लिक हेल्थ का जी, है जी। तो हम लोग बात करते हैं सोर्स रिडक्शन की। सोर्स रिडक्शन का मतलब ये होता है कि हम पहला कदम ये लें कि उनकी उत्पत्ति ना होने दें, जो भी वजह है उसको खत्म करें। ऐसे जो है वो कीट वगैरह ना। तो जैसे मच्छर वाली बात है तो मच्छर में पानी का ठहराव ना रहे जी। घर पर ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी गमला वगैरह है, जैसे आजकल फ्लावर पॉट घर पर रख लेते हैं, उसमें पानी बदलते नहीं हैं। ज़्यादातर परिवारों में अब जो है वो डेंगू को लेकर के खूब एक्सटेंसिव वो चलता है, कैंपेन चलता है और ये बात बार बार बताई जाती है डिफरेंट माध्यम से। और उसमें ये कहा जाता है कि 7 दिन से ज़्यादा पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए जी। और उसके लिए एक फिर दूसरा शब्द यूज करते हैं कि वंस इन ए वीक ड्राई डे ऑब्जर्व करना चाहिए जी। यहाँ ड्राई डे का मतलब ये है कि आपको जो रिसेप्टिकल्स हैं, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, यूजुअली ये जो वो होता है एडीज ग्रो करता है, वो प्लास्टिक के जैसे कंटेनर बालकनी में रह गए, छत पर रह गए, या कहीं भी जो है वो घर के सामने कुछ चीज़ हमने जो है वो छोड़ दी। इवन मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जो ये प्लास्टिक की बॉटल होती है उसका जो कैप होती है वो यदि उल्टी जो है वो बाहर पड़ी रह जाए, उसमें जो पानी रहता है वो पर्याप्त होता है उसको मॉस्किटो को ब्रीड करने, और उसमें लार्वा होकर के एडल्ट इमर्ज हो जाता है और वो बीमार, वो घर में रोगी हो सकता है जी। यदि जो है वो मॉस्किटो की रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 200 मीटर के आसपास ही ये जो है वो फ्लाई करता है। ये टाइगर मॉस्किटो की ये विशेषता है जी। बाकी जो है वो मलेरिया के, फाइलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो 2-2 किलोमीटर तक आराम से घूमने चले जाते हैं लेकिन इसका मॉस्किटो ज़्यादा दूर नहीं जाना पसंद करता, घर के आसपास। तो इसमें बचाव के लिए एक तो ये तरीका जो है वो है। दूसरा, बच्चों को अपना कवर्ड करके जो है वो रखें, और क्योंकि जैसा मैंने बताया दिन के समय भी ये काटता है और जो सेंट फ्लाई भी है वो भी जो है वो कभी भी काट सकती है, उसका कोई ऐसा विशेष टाइम नहीं जो है वो देखा गया है जी। तो इन सब से बचने के लिए घर में इस तरह की जो है वो चीज़ों का एक तो कवर करके जो है वो बच्चे को रखना चाहिए कि उसको बाइट ना हो, और दूसरा यदि जो है वो किन्हीं कारणों से आप जैसे होटल जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, बच्चा भी साथ में जा रहा है, तो कुछ ऐसे रेपेलेंट आते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ वो आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे एक नाम जो है वो नीम का रेपेलेंट आता है जी। वो बड़ा आसान जो है वो चीज़ है और लोकली अवेलेबल भी होती है।
वो ऐसी मार्केट में 10 तरह की जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो शरीर पर लगानी चाहिए। मॉस्किटो नेट बच्चों के लिए ख़ास करके जब सो रहा है बच्चा तो वो लगा करके रखें। तो ये जो है वो कुछ बचाव के तरीके हैं, सोर्स रिडक्शन करना एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द बाइट ऑफ एनी इंसेक्ट। जी सर, ये भी समझना चाहते हैं कि कितना घातक है चांदीपुरा वायरस। ये देखिए, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ बाई एंड लार्ज, एक तो मेरा पहला स्टेटमेंट होगा कि वायरल की अब दवाइयाँ आ गई हैं, एंटीवायरल्स ड्रग्स जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन जैसी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में होती है उतनी जो है वो प्रभावी वायरल डिजीज़ के लिए दवाइयाँ नहीं हैं। तो वायरल डिजीज़ फेटल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ज़्यादातर बाई एंड लार्ज जो वायरसेस होते हैं। लेकिन चांदीपुरा के वायरस में ये विशेषता है, चांदीपुरा है, एक क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर भी होता है, वो भी एक वायरल है। गुजरात में जैसे चांदीपुरा का आपने नाम लिया, अभी गुजरात में चल रहा है, ऐसे जो है वो क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर भी गुजरात में रिपोर्ट हुआ, राजस्थान में रिपोर्ट हुआ, जिस बेल्ट से ये चांदीपुरा भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो है वो देखा गया है कि ये घातक हैं। इसमें इमीडिएटली डिटेक्शन होना और उस एरिया में ऐसे प्रभावी कदम लेना जिनको पब्लिक हेल्थ मेजर्स कहते हैं कि उसका ट्रांसमिशन को हम रोक दें। तो ये जो है वो सर्विलेंस का जो एक हमारा सिस्टम है, मतलब मैं आपके श्रोताओं को ये चीज़ साझा करना चाहूँगा कि अभी अपने कंट्री में, भारत देश में, जो हमारा डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, उसमें इन चीज़ों का बाकायदा रूटीन रिपोर्टिंग हो रही है जी। और ये जैसे पकड़ी गई, अब चांदीपुरा जो है वो बहुत जल्दी पकड़ी गई जी। अभी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं जी। ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। ये गुजरात और जो राजस्थान का बॉर्डरिंग एरिया है उस एरिया में रिपोर्ट हुई है। ये एक तो ये होता है कि कुछ बीमारियों की नेचर होती है कि वो लोकलाइज्ड ही होती हैं, जैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस है। अब जापानीज एनकेफेलाइटिस राजस्थान में, गुजरात में नहीं होती है जी। कारण उसका ये कि वहाँ पर पैडी कल्टीवेशन नहीं है। जी। जो पूर्वोत्तर के हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, यहाँ राइस कल्टीवेशन, बिहार है और जो है वो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पैडी कल्टीवेशन होता है और माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, वाटर बॉडीज़ बहुत हैं इन राज्यों में। तो कुछ बीमारियों की ऐसी नेचर होती है कि वो लोकलाइज्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं। जो बाई एंड लार्ज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, ये भी आपकी एज ग्रुप में जानकारी होना ज़रूरी है कि बीमारियों की कुछ कैटेगरीज़ हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का जैसे मैंने बताया वो लोकलाइज्ड होगी, जहाँ वेक्टर होगा वहीं होगी जी, बाहर नहीं जाएगी। दूसरा ग्रुप होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस। आप और हम बैठे हैं, आपको बीमारी है, आप छींक रहे हैं, आपको जो है वो नेजल डिस्चार्ज है, कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी कई बार वायरस आ जाते हैं, तो वो मुझे भी हो जाएगी जी। मैं किसी और को फैला दूंगा। तो ये जो है वो इसका विस्तार ज़्यादा होता है, जबकि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का विस्तार कम होता है। मतलब चांदीपुरा वेक्टर बॉर्न डिजीज है। चांदीपुरा एक बिल्कुल कीट जनित रोग जो जिसको कहा जाए वो है, इसलिए उसमें ये चीज़ों का हमको जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कभी सर महाराष्ट्र से जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसकी रिपोर्टिंग गुजरात से हो रही है, राजस्थान से आशंका है वहाँ भी है, तो क्या इधर पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं वहाँ पर कभी इस तरह की रिपोर्ट हुई चांदीपुरा वायरस? देखिए, चांदीपुरा का सस्पिशन बहुत बार जो मैंने शुरुआत में नाम ली थी एनकेफेलाइटिस की, बच्चों में एनकेफेलाइटिस, एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम इसका नाम दिया गया और आम बोलचाल की भाषा में इसको AES कि AES का आउटब्रेक चल रहा है। तो सहारनपुर में AES का आउटब्रेक हुआ, पास का ज़िला है मुजफ्फरनगर, वहाँ जो है वो AES का आउटब्रेक हुआ। गुजरात में चले जाएं तो छोटे उदयपुर इलाका है वहाँ हुआ। आंध्रा में चले जाएं तो तेलंगाना में जो है वो हुआ। मुजफ्फरपुर में हर साल होता था, जिसको लीची एसोसिएटेड एनकेफेलाइटिस कहा गया।
और उस पर जो है वो काफ़ी रिसर्च हुई और वो अब जो है वो उस तो ये जगह जगह पर इसका सस्पिशन हुआ। अब इसका कंफर्मेशन तो लेबोरेटरी से होगा जी, क्योंकि बीमारियों का जो कंफर्मेशन है एक होता है सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग कि आप फीवर विद ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ये एक हम इसको ग्रुप बोलते हैं रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन बीमारी जहाँ जो है वो कि किस कारण से हुई, यदि बैक्टीरियल है तो उसमें दवाई काम करेगी, एंटीबायोटिक काम कर लेगी, वायरल है तो उसमें हमको दूसरे वो करने पड़ेंगे। कोई जो है वो प्रोटोजोअल है, जैसे मलेरिया, अमीबाइसिस, ये प्रोटोजोअल हैं, इसमें एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जो है वो चलती हैं। तो ये डायग्नोसिस तो लैब से ही होता है। जी। एक चीज़ और समझना चाहते हैं सर कि माँ बाप जो हैं, जो ऐसे माँ और पिता हैं, उनको किस तरह का सिम्टम दिखे अभी, हो सकता है कि गुजरात और राजस्थान तक भी हमारी आवाज़ जाए, तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क, एक बार और अगर ब्रीफली अगर आप बता दें कि बच्चों में अगर इस तरह के सिम्टम हैं। देखिए, सबसे मुख्य जो सिम्टम हैं फॉर दैट पर्पज़ एनी कम्युनिकेबल डिजीज़, वो कीटाणु यदि शरीर में जाएगा, एक कीट का शब्द यूज किया मैंने, एक कीटाणु का शब्द यूज किया। कीट हुआ इंसेक्ट, मतलब ये मच्छर, और ये जो है वो कीटाणु हुआ ऐसे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करते हैं, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कीटाणु में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब जो है वो आ जाते हैं। तो ये बुखार करते हैं जी, पहला सिम्टम। ठीक है। तो जो भी जो है वो अपने को ध्यान रखना है, कम्युनिटी को मैसेज जाना है, माताओं को ध्यान रखना है कि उनके बच्चे को यदि बुखार हो रहा है और बुखार हाई ग्रेड बुखार हो रहा है और साथ में ऐसा लग रहा है कि उसकी स्थिति एकदम से बेहोशी आ जाना या झटके आ जाना, जिसको कन्वल्जेंस हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं कि टोनिक क्लोनिक कन्वल्जेंस बोलते हैं, नेक जो है वो रिजिड हो जाती है जी। तो ये कुछ सिम्टम हैं। यदि ये सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत जो भी आसपास में स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको रिपोर्ट करके, और उसकी फिर जो है वो पहले तो एग्जामिनेशन होगा, डॉक्टर जो है वो देख लेते हैं, उनको जानकारी होती है उस इलाके में ट्रांसमिशन यदि हो रहा है तो वहाँ डायग्नोसिस बन जाता है। और यदि पता नहीं है कि जैसे अभी चांदीपुरा का बातचीत में आया कि अभी प्रेजेंटली 2 राज्यों में इसका ट्रांसमिशन जो है वो रिपोर्ट हुआ है जी। अब क्या संख्या है वो जो है वो सब आंकड़े रहते हैं, लेकिन जो है वो ट्रांसमिशन तो उस इलाके में यदि किसी कोई जो है वो माँ ये ऑब्जर्व कर रही है कि उसके बच्चे को बुखार हो गया और बेहोशी की जैसी हालत होने लगी, एकदम से निढाल पड़ गया, तो वो जो है वो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। और उसमें ज़रूरत पड़ने पर आईसीयू वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसा बताया मैंने कि इस बीमारी में डेथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लाइफ क्यों डेथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सर? देखिए, ये जो है वो क्योंकि ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन का जब भी वो होता है, अफेक्शन होता है, तो उससे ही सारी बॉडी के, और ख़ास करके जो रेस्पिरेटरी है या हार्ट है, वो जो है वो कंट्रोल होते हैं। तो यदि जो है वो एनकेफेलाइटिस हुई, और एनकेफेलाइटिस में उस वायरस की, हर वायरस की अपनी नेचर होती है, वो वायरस उस पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर के अटैक ज़्यादा कर रहा है, तो उसमें उसका रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, और बेहोशी एक बार आ जाती है, बिना अफेक्ट करे बेहोशी हो जाती है। तो बेहोशी में ये भी एक संदेश मैं देना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि बेहोशी के टाइम पर माँ को ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कहा जाए एग्रेसिव होकर के बच्चे को पानी नहीं पिलाना चाहिए। बेहोश होने पर बच्चे क्या ये हो सकता है कि पानी आपने पिलाया और वो खाने की नली में ना जा कर के, और पास में ही श्वास की नली होती है, रेस्पिरेटरी जो वो होता है, तो वो पानी वहाँ चला जाता है, और एक बार उसमें चला गया, लंग्स में चला गया, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। ये हमने जो है वो बहुत से एरियाज़ में देखा
कि चाहे वो आसाम का जो है वो क्षेत्र हो, चाहे वो बिहार का क्षेत्र हो जो नाम मैंने लिए, या गोरखपुर का क्षेत्र हो, कि जब बच्चे को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ला रहे थे, रास्ते में लगा उनको कि बच्चा जो है वो जा रहा है, तो उसके मुंह में पानी डाल दिया। अब वो पानी खतरनाक हो जाता है, अचेत अवस्था में है और वो पानी सांस की नली में चला गया। एक बात। दूसरी बात, कभी भी बच्चे को अचेत अवस्था में सीधे नहीं लेटाना चाहिए, क्योंकि उसमें टंग जो है वो फॉल होने के चांसेस रहते हैं और वो रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देती है। तो किस तरीके से इसलिए साइड में जो है वो करवट लेकर के लेटाना चाहिए, और सिर हर हमेशा नीचे की तरफ रखना चाहिए, तकिए वगैरह, जिससे कि पैरों को ऊपर करना, पैरों पर जो है वो तकिया या जो है वो जो भी चीज़ अवेलेबल हो लाते हुए, क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई जाती रहनी चाहिए। ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाता है मामला। इसलिए जो है वो ये खास बातें कि आपको पानी नहीं पिलाना है, आपको साइड में जो है वो लेटाना है, और यदि झटके आ रहे हैं, ऐसा भी होता है कि आप बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं और रास्ते में बच्चे को एकदम से झटके आए और उसने जो है वो आँखें ऊपर चढ़ा ली, तो ऐसी स्थिति में जो रेस्पिरेटरी वो क्लिंच कर लेता है, बच्चे को जो है वो जो बाकी शरीर के हिस्से वो हो रहे हैं वैसे जो है वो ये भी वो हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी उसका जो है वो रुक जाएगा सांस का, तो उस पैसेज को हमको क्लियर रखना है। तो चम्मच का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी जो है वो चीज़ ऐसी जो है ग्लास, कि जैसे के जरिए, हाँ, मतलब ऐसी चीज़ कि वो ब्रिटल ना हो, क्योंकि उसमें इतना जोर होता है उस टाइम में कि ग्लास वगैरह का भी होगा तो वो हो सकता है वो तोड़ दे, इसलिए उसका नाम लिया मैंने चम्मच, कि चम्मच हो, या जो है वो लकड़ी का जो है वो जो आजकल चम्मच वगैरह होते हैं वो जो है वो उसका उपयोग जो है वो उसको पैसेज को हमको साफ़ खुला रखना है, और यदि झाग वगैरह भी जो है वो हैं तो वो साफ़ रखने हैं, जिससे कि वो ट्रिकल होके ट्रेकिया में ना जाए और रेस्पिरेशन निमोनिया ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। कुल मिला के सिर्फ जो चांदीपुरा वायरस है उसी को लेकर बात नहीं हुई, सर ने विस्तार से बताया कि अगर जो बाकी बीमारियां हैं अगर उसमें भी इस तरह के कुछ सिम्टम दिख रहे हों तो जो फर्स्ट एड हम कहते हैं, प्राथमिक तौर पे हमें क्या सावधानी बरतनी है और अपना होशो हवास नहीं खोना है, और उस हिसाब से अगर आप बच्चे की केयर करेंगे जब तक वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर या टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर ले जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, तो वो आपके लिए आपके बच्चे के लिए वो जो है वो लाभकारी होगा। तो यहाँ पर हम किडोक्रेसी के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि इसी तरीके की वीडियोज़ हम आप तक लाते रहेंगे। बस कोशिश ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल जो नोटिफिकेशन का बटन है वो ज़रूर ऑन करें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी हम कभी डालें तो आपके पास उसकी जानकारी पहुंच जाए। और कोशिश रहेगी कि तमाम विषयों को लेकर, जैसा पहले भी मैंने कहा कि 0 से 18 साल के बच्चों के माँ बाप को लेकर, माँ पिता को लेकर जो भी जानकारियाँ जिस किसी फील्ड से है वो इस डोमेन पर, इस प्लेटफॉर्म पे उसी को लाने की एक कोशिश होगी। आज के लिए एक मैसेज और देना चाहूँगा परिमल जी, आपके इस वाले कि एक बात रह गई जो मुझे लगता है आजकल के उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन बड़ा कॉमन होता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, पसीना बहुत आता है, तो ORS एक जो है वो ORS पाउडर होता है, मार्केट में भी अवेलेबल हैं ORS पैकेट्स, वो सबसे बढ़िया हैं, वो बच्चों को देना चाहिए। वो कितने दिनों पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब उसमें नमक होता है, उसमें चीनी होती है, तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं डायरिया में, खास करके बहुत से बच्चों की देखा गया है, केवल इस कारण से मृत्यु हो जाती है कि वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो उसके लिए ORS में घर पर भी आप जो है वो बन सकता है, आपके पास नमक घर में होता है, खाने का सोडा होता है, चीनी आपके पास होती है, तो एक गिलास में 1 चुटकी नमक, नींबू, उसमें जैसा भी जो है वो स्वाद हो, अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हो, कोई ऐसा उसमें रिजिडिटी नहीं है, और 1 चम्मच चीनी और खाने का सोडा 1 चुटकी जो है वो डाल लें,
तो वो ORS ही डिहाइड्रेशन में काम बन जाता है। वो डिहाइड्रेशन, ये जैसे बीमारियों की बात चली अपनी, एनकेफेलाइटिस की बात चली कि जो है वो उसको क्या पिलाना है, तो ये चीज़ जो है वो उसको देनी चाहिए जी। तो ये अच्छा रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज के लिए बस इतना ही। किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे परिमल को दीजिए इजाज़त और बाकी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा किड्डोक्रेसी प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।